नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको शब्दकोश के बारे में बताने जा रही हूँ कि शब्दकोश का अर्थ क्या है। शब्दकोश क्या है? भाषा का कोई भी रूप जब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है तब तक लोग अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पर जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोशों का निर्माण जरूरी हो जाता है। शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं, कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं में अर्थ, पर्याय या विलोम हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की परिविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोशों के प्रकार: एक भाषी शब्दकोश में एक भाषी शब्दकोश ऐसे संग्रह से इसका अभिप्राय है जिनमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा एक ही होते हैं। लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों एक ही होते हैं। अर्थात स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि स्रोत भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश, ये एक भाषी कोश हुआ। और द्विभाषी शब्दकोश वह इसका अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिसमें स्रोत भाषा के शब्दों के वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा के में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश, अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा के सांस्कृतिक एवं वैचारिक विकास से होता है। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल होती है, साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का भी जन्म होता है, जिसके पश्चात इन संकल्पनाओं की पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की जाती है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द वे हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष में निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है और वे उस क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वह क्या है? पारिभाषिक शब्दावली होती है। अब चौथा है बहुभाषी शब्दकोश। कई बार कोशों में दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में एक स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ अथवा व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बहुभाषी कोश कहा जाता है। जैसे तमिल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी मलयालम शब्दकोश। अब देखिए शब्दकोश की रचना किस तरह से है। शब्दों का संग्रह करना
किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है। यह एक अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या यह होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का नहीं। शब्दकोश में शब्दों का संकलन मुख्यतः दो स्रोतों से किया जाता है। पहला है लिखित साहित्य। लिखित साहित्य से शब्दों के संचयन का अर्थ विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लिए गए शब्दों से है, जिन्हें संग्रहित करके शब्दकोश में संकलित किया जाता है, जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य और बांग्ला साहित्य आदि। दूसरा है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार से अभिप्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों से है, जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए होते हैं तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों अथवा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, इंफोटेनमेंट आदि। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा शब्दकोश में नए नए शब्दों का संकलन किया जाता है। ये जो प्रक्रिया ऊपर बताई गई है उससे नए नए शब्दों का संकलन किया जाता है। लिखित साहित्य, लोक व्यवहार। शब्दकोश की प्रयोग पद्धति किस प्रकार होती है? शब्दकोश में शब्दों का जो संकलन होता है वो इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजता पूर्वक कर सकेंगे। इसके सामान्य नियम है कि अक्षर क्रम शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है, इसलिए पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है। वर्णमाला में जिस तरह से शब्दों का चयन किया जाता है, रखा गया है, उसी तरह से वह उसमें भी होता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पूर्व ही होता है। जैसे स्वर क्या है? अ, आ, इ, उ, ऊ, ये अंगहतक स्वर होते हैं इनके। उसके बाद व्यंजन क वर्ग में, जो है ट वर्ग में, त वर्ग में, च वर्ग में, ये सब जो है क्या है? ये व्यंजन है। तो हिंदी में 9 विकसित ध्वनियां ढ़ व ह तथा आगत ध्वनियों ख, ज, फ को क्रमशः ड व ढ तथा ख, ज, फ के साथ रखा जाता है। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श। छ, त्र, ज्ञ, श को शब्दकोश में क्रमशः क, त, ज तथा श के साथ रखा जाता है। ग, य वर्णों से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण इनका शब्दकोश में अलग से कोई अध्याय नहीं होता है। क वर्ग में आखिरी शब्द जो है ग और य और अण जो है, ये क्या है? इससे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, इसलिए शब्दकोश में इनका अलग से अध्याय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वर अंग व अनुनासिक अंग ध्वनियों को शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। तो शब्दकोश में शब्दों को वर्णानुक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। मात्राओं का यह अनुक्रम प्रथम वर्ण के संदर्भ में ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है। व्याकरण कोटि संबंधी जो संकेत होते हैं, जैसे पुल्लिंग को पु, यो योजक, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग के लिए स्त्री, सकर्मक क्रिया के लिए स और क्री,
इस तरह से इनके व्याकरण कोटि संबंधी संकेत दिए जाते हैं। बहुवचन के लिए केवल बहु, अव्यय के लिए अ, विभक्ति के लिए वि और भ। तो भाषिक स्रोत संबंधी संकेत, इन संकेतों द्वारा शब्दकोश में संकलित किए गए शब्दों के विषय में बताया जाता है कि वे कहां से ग्रहण किए गए हैं। जैसे संग, तो वो क्या है? संस्कृत। अरबी के लिए अ, फारसी के लिए फ, अंग्रेजी के लिए अंग, तुर्की के लिए टू, पुर्तगाली के लिए पू और रूसी के लिए रू और बोलचाल में बो। तो ये क्या है? भाषिक स्रोत संबंधी संकेत है। पहला वर्ण जो है उसको दिया जाता है। और विषय संबंधी संकेत क्या है? जैसे गणित में ग, साहित्य में साहिय, कानून का केवल का, तो ज्योतिष का केवल ज्यो। शब्दकोश का अब महत्व क्या है? वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसके अध्ययन से हमें अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही ये हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द हमें एक ही कोश में मिल जाते हैं और हमें जगह जगह नहीं भटकना पड़ता। अभ्यास के लिए इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों का आपको लिखना है। शब्दकोश का अर्थ बताते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। शब्दकोश जो भी मैंने बताया कि शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी उत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोश को भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक भाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश और बहुभाषी शब्दकोश। किसी शब्दकोश का प्रमुख आधार क्या होता है? शब्दों का संग्रह करना किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है। यह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या यह होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का नहीं। बच्चों, अब इसके आधार पे मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। आपको वो प्रश्नों पर उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और इसके अर्थ को भी समझना है। अब मैं अपना पाठ समाप्त कर रही हूँ।